हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। और आज फिर हम आ गए हैं क्रैश कोर्स की दुनिया में। क्रैश कोर्स में जहां आप पढ़ रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स के क्विज, और 1 बाय 1 करके धमाकेदार तरीके से क्रैश कोर्स के क्विज को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हमारा जो पहला क्विज का जो सेगमेंट लेकर मैं आया हूं, उसमें हमारा आज आपका पहला जो सेगमेंट है वो क्या है, ये जान लीजिए आप। तो वो है आपका मानव पोषण और विटामिन। मानव पोषण और विटामिन। ओके, तो आपका पहला टॉपिक है पोषण और विटामिन। उसी क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं, तो इन क्वेश्चंस को हम धमाकेदार तरीके से एकदम बखूबी करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 1। अब यहां पे देखो, ओके क्या कह रहा है ये कि निम्न में से किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हूं मैं। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या खनिजों एवं विटामिन से किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फटाफट आंसर करिए इसको। चलिए, तो यहां पे जल्दी बताइए कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर देखिए हमको जो ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और वसा से मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन से क्या मिलती है? प्रोटीन तो हमारे टूट फूट की मरम्मत करता है। तो यहां पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी ऑक्सीकरण से, तो क्या होगा आपका? वसा के ऑक्सीकरण से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किसके प्राप्त होती है? वसा के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट है। मतलब वसा के ऑक्सीकरण से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9.3 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 7.5 कैलोरी, या 10.5 कैलोरी। तो यहां पर देखिए 1 ग्राम वसा का जो ऑक्सीकरण होता है, तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा का अगर ऑक्सीकरण होगा तो हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है? वो हमें ठोस रूप में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? ठोस रूप में प्राप्त होती है। और जो वसा होती है वो मानव शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो वसा मानव शरीर में ग्लिसरॉल के रूप में संचित होती है। किस में संचित होती है? ग्लिसरॉल के रूप में। ठीक है, किसमें होती है? ग्लिसरॉल के रूप में संचित होती है। कौन? वसा। ठीक है, तो वसा जो है मानव के शरीर में ठोस रूप में होती है, और यह किसमें होती है? ग्लिसरॉल के रूप में संचित होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? देखो, यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। ठीक है, यह क्या होता है? एक आदर्श विसर्जन माध्यम, यानी जल के क्या, जल जो है क्या है? शरीर में हाइड्रेट का कार्य करता है, यानी हाइड्रेट करता है। तो यह क्या है? विसर्जन माध्यम। मतलब क्या? पदार्थों के आवागमन में सहायक होता है। कौन? विसर्जन। भाई क्या होता है? ले जाना,
तो जल के द्वारा ही तो आपके शरीर में हाइड्रेशन होता है। स्वयं जल में चक्रगति होती है, ठीक है, स्वयं जल में चक्रगति होती है। ये क्या है, चक्रगति क्या है, मतलब जल जो है हमारे शरीर में कितना होता है, लगभग देखा है जल हमारे शरीर में 75% तक होता है। शरीर का अधिकांश भाग किससे होता है, जल से बना होता है, ठीक। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक का कार्य करता है, बिल्कुल करता है मेटाबॉलिक कार्य, लेकिन जल क्या है, अम्ल क्षार संतुलन में क्या निष्क्रिय भूमिका निभाता है, यानी जल जो है अम्ल क्षार संतुलन नहीं करता। तो यहां पे क्या है, अम्ल क्षार का संतुलन करना जल का कार्य नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, जिंक की, यहां पे देखिए जिंक, कॉपर, पोटेशियम या नाइट्रोजन। तो आप सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन जो आपका प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है ना। तो प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यार आपको याद है कि प्रोटीन जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, और इस अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, यकृत करता है। कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या अमोनिया बनती है, देखिए अमोनिया में क्या नाइट्रोजन है ना, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग होता क्या होगा, अमोनिया बनेगी। तो प्रोटीन के निर्माण में क्या होगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और ये भी ध्यान रखो, हमारे शरीर को एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दरअसल होता क्या है, हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती ही नहीं। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, किसकी होती है, एमिनो एसिड की होती है। किसकी होती है, एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एमिनो अम्ल की आवश्यकता हम कैसे पूर्ण करेंगे, तो सीधी सी बात है प्रोटीन के जरिए करेंगे। अब अगर भाई, क्योंकि जब प्रोटीन लेंगे तभी हमको एमिनो एसिड मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एमिनो अम्ल कैसे होता है, वो प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर में वो किसके रूप में होती है, हमारे बॉडी में प्रोटीन एमिनो अम्ल के फॉर्म में होती है, और इस एमिनो अम्ल को हम प्रोटीन के जरिए प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम जितना अधिक प्रोटीन खाएंगे उतना ही हमारे शरीर में अमोनिया बनेगी। तो लीवर क्या कहता है कि भैया तुमको जितना प्रोटीन खाना है तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारी प्रोटीन का जो विषैलापन, जो अमोनिया बन रहा है, मैं उसको सीधे तौर पे कम विषैली यूरिया में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे यकृत अगर नहीं होगा तो हम प्रोटीन को क्या करेंगे, बिल्कुल प्रोटीन पचा नहीं पाएंगे। भाई यकृत क्या करेगा, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो हम चाहे जितनी प्रोटीन खाएं, सबका जो अमोनिया है सब क्या करता है, लीवर उसको चेंज कर देता है, किसमें, यूरिया में। और इस यूरिया क्या करते हैं हम लोग, किडनी इसको फिल्टर करती है और यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। तो प्रोटीन के निर्माण में क्या होगा, नाइट्रोजन की भूमिका होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम फिर देखेंगे हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम किसके घटक हैं। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम किसके घटक हैं, जिंक के, कॉपर के, आयरन के या मैग्नीज के। अब देखिए यहां पर अगर आपको साइटोक्रोम का क्लियरेंस नहीं होगा तो भी अगर आपको हीमोग्लोबिन क्लियर रहेगा तो आप पकड़ लें। कैसे, क्योंकि हीमोग्लोबिन आप जानते हैं Hb+O2 इक्वल टू HbO2 Hb+CO2 इक्वल टू HbCO2। अब देखिए जब हीमोग्लोबिन O2 से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह क्या है, यह रुधिर की शुद्ध अवस्था है। कौन सी अवस्था है, रुधिर की शुद्ध अवस्था है। और यह क्या है, इस अवस्था में जो रुधिर होता है वो हृदय से पूरे बॉडी में जाता है। क्लियर। अब जब हीमोग्लोबिन रुधिर को लेके जाता है कहां पे, कोशिकाओं में,
तो कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिकाओं में CO2 होती है, कोशिकाओं में क्या होती है, CO2 होती है। तो क्या करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है। तो ये क्या है, रुधिर के आने की कंडीशन है, कहां पे, हृदय में। ठीक, तो काम क्या हृदय का, ऑक्सीजन को भेजना रुधिर के जरिए और CO2 को लाना, किसके, रुधिर के जरिए। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है आप जानते होंगे, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका Hb, यहाँ पे देखिए इसमें दो तत्व हैं, एक आपका हीम है और एक आपका ग्लोबिन होता है। ठीक, तो जो हीम होता है ये क्या है, ये आपका आयरन का एक घटक है। हीम क्या है, आयरन का एक घटक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा यहां पर आयरन किस फॉर्म में रहता है, तो फेरस के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, फेरस के फॉर्म में रहता है। क्लियर। और यहाँ पे ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो मतलब हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, दोनों के मिलने से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml रुधिर। ठीक है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। और हीमोग्लोबिन जो है वो हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन से मिलके बना है। और यहां पे देखिएगा आपके ऑप्शन में दिया है क्या, आयरन दिया है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग फटाफट। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है, या स्कर्वी हो सकता है। फटाफट इसको देख लो भैया, देख लो फटाफट इसको। अब देखो यदि कोई व्यक्ति दूध लेगा, अंडा लेगा और रोटी लेगा तो सीधी सी बात है उसको विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन बी मिल जाएगा, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी नहीं मिलेगा। और विटामिन सी कहां मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। कहां मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, तो यहां पे जो खट्टे फलों में मिलता है विटामिन सी, तो आप जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है, इसमें मसूड़ों से खून बहना, मसूड़ों से रुधिर स्राव, सूजन। ठीक है, तो स्कर्वी क्या है, मसूड़ों से क्या होगा, रुधिर स्राव होगा और सूजन होगी और मुंह से आपके दुर्गंध आएगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करेगा तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। रतौंधी कब होगा, जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी। रिकेट्स कब होगा, जब आपके शरीर में विटामिन डी कमी होगी। ओके, और बेरी बेरी कब होगा, जब आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी होगी, यानी थायमीन की। क्लियर। ओके, चलो मैंने आपको विटामिन पढ़ा भी दिया है, विटामिन में आपने देखा होगा, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है थायमीन, टोकोफेरॉल, नेफ्थोक्विनोन, फॉलिक एसिड। यहाँ पे नेफ्यो है, ये क्या है आपका, नेफ्थाक्विनोन है, नेफ्थाक्विनोन। अब देखिए यहां पर विटामिन का नाम नहीं दिया है, क्या दे दिया है, रासायनिक नाम दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले जानिए इसका आंसर कैसे लगाएंगे हम। अब जो थायमीन होता है, थायमीन, तो उसको विटामिन B1 कहते हैं। B1 क्या है आपको मैंने बताया है, विटामिन B1 कहते हैं थायमीन को। टोकोफेरॉल क्या बोलते हैं, विटामिन E कहते हैं। और नेफ्थोक्विनोन क्या है, विटामिन K है। और फॉलिक अम्ल क्या है, विटामिन B9 है। तो आपको पता ही होगा विटामिन B1 कमी होगी तो आपके शरीर में क्या बेरी बेरी हो जाएगा। टोकोफेरॉल यानी विटामिन E कमी होगी, क्या हो जाएगा, विटामिन E की कमी होने में क्या हो जाएगा, आपको नपुंसकता हो सकती है, आपके प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है, महिलाओं में बांझपन हो सकता है। लेकिन अगर नेफ्थोक्विनोन की कमी होगी यानी विटामिन K की कमी होगी तो क्या होगा,
आपके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, आपके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। तो इसलिए यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। और डी देख लेते हैं, विटामिन B9। तो B9 कमी, B9 की अगर कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, तो यहां पर आपका चारों मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। कह रहा है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। उत्कृष्ट मतलब क्या, उत्तम स्रोत है। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, यहां पे गाजर भी दिया है और धनिया पत्ती दी है, पका आम दिया है, पेठा दिया है। पेठा तो खैर विटामिन ए मतलब नहीं कोई, पका आम तो पका आम में विटामिन ए होता है, गाजर में भी होता है और धनिया की पत्ती में भी होता है। तो यहां पे जो विटामिन ए का जो सबसे उत्कृष्ट होता है क्या है, विटामिन ए का जो उत्कृष्ट स्रोत क्या होता है, धनिया की पत्ती होती है। भैया किचन में रखी धनिया को आप वेस्ट मत करिए, किचन में धनिया क्या है, विटामिन ए का और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक, गाजर में पाया जाता है सर्वाधिक, गाजर में है, लेकिन गाजर में क्या है स्रोत, अगर सबसे अधिक पूछा जाए, जैसे विटामिन सी क्या है, नींबू में होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आंवले में सर्वाधिक होता है ना, आंवले में सर्वाधिक, तो उसी पर क्या है, गाजर में होता है। लेकिन क्या है, इसका उत्तम स्रोत क्या है, धनिया की पत्ती। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे आ गया विटामिन सी, अभी हमने बात की, यहां पे आ भी गया। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, आंवला भी है, संतरा भी है, कागदी नींबू भी है, कमरख भी है। ठीक, तो आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। ठीक, लेकिन जो है कागदी जो नींबू होता है वो क्या है, ये सबसे सर्वोत्तम स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है। अर्थात इसमें विटामिन सी क्या है, सबसे प्रचुरता में मिलता है। स्रोत सबसे अच्छा कौन है, कागदी नींबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है। थायमीन का, थायमीन मतलब क्या, थायमीन का मतलब होता है विटामिन B1। ठीक है, और यहां पे दिया है काजू, अखरोट, बादाम या बेल। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन आपका बिल्कुल मैं गलत कर दे रहा हूं, 3 ऑप्शन में देखिए क्या है आपका, विटामिन B1 कहां मिलता है। तो पानी पी लिया जाए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, काजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काजू। यानी थायमीन जो यहां पे क्या, देखिए थायमीन कहां मिलता है, अनाज में मिलता है, अंकुरित अनाज में मिलता है, फलियों में मिलता है। फलियां मतलब जो अनाज की फलियां होती हैं, सूखे मेवे में मिलता है। तो काजू यहां पे दिया है, ऑप्शन क्या है, काजू आपका सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, काजू। ठीक है, चलो बाकी बादाम देख ही रहे हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, कह रहा है सर्वाधिक। अब देखिए पहले हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हम जो कार्यों को अपने करते हैं, जो अपने कार्यों को हम करने में सक्षम होते हैं, उसके में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो हम कहां से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। कहां से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के कारण ही अपने कार्यों को कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हम ये कहते हैं कि यार थकावट लग रही है, हम थक रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछा कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहां मिलता है, गेहूं में, चावल में, मक्का में या ज्वार में। फटाफट देख लीजिए इसको आंसर को। तो यहां देखिए सभी स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के, गेहूं भी है, चावल भी है, मक्का भी है और ज्वार भी है। लेकिन अगर स्रोत की बात की जाए सर्वाधिक तो मक्के में मिलता है। ओके ओके, मक्के में मिलता है। ठीक है, अब देखिए मक्का को क्या है, मक्के में एक वैज्ञानिक थे मैक क्लिंटॉफ। आपका एक क्वेश्चन बता दूं मैं, इन्होंने क्या किया था इसमें, इन्होंने इसमें जंपिंग जीन की खोज की थी। क्या की थी,
जंपिंग जीन की खोज की थी? मैक क्लिंटॉफ ने। ठीक है ठीक है, तो जो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा आपको? मक्के में मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? इनमें से किस रूप में विटामिन बी कार्य करते हैं? सह एंजाइम मतलब क्या? कोएंजाइम, एंजाइम, हार्मोन एवं पाचक पदार्थों के रूप में। तो आपको बताना है कि विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है किसके रूप में कार्य करते हैं? तो जो विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स वो किसके रूप में काम करते हैं? सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स है क्या? बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बेसिकली आपके बॉडी में आपके पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी अगर हो रही है तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? आपके ओठों के जो किनारे हैं ये फट जाएंगे। क्या होंगे? फटने लगेंगे। आपके ओठ जो है सूखने चालू हो जाएंगे। ओठ तो पानी कमी से भी सूखेंगे, लेकिन अगर ओठ के किनारे फट रहे हैं या ओठ अगर फट रहे हैं तो ये क्या है आपका? यानी आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो रही है। और अक्सर देखते हैं कुछ लोग बीकासूल या आता है ना कैप्सूल बीकासूल, उसका सेवन करते हैं। तो बीकासूल मतलब क्या? बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल। ओके, तो यहां पर आपका आंसर सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मध्यम वसा बनती है, मध्यम वसा माने मीडियम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, या कार्बनिक यौगिकों से? कार्बनिक यौगिकों से। चलिए तो देखिए यहां पे जो वसा मध्यम बनेगी क्या? ग्लाइकोजन से नहीं बनेगी। क्यों? ग्लाइकोजन क्या है? ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो रूपों में क्या? दो रूपों में रिजर्व होता है। पहला ग्लूकोज के रूप में, पहला क्या? पहला क्या? ग्लूकोज के रूप में। कहां रहेगा? ब्लड में रहेगा। अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि मानव शरीर में रुधिर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहेगा, तो ग्लूकोज के रूप में रहेगा। लेकिन अगर ये पूछे कि मानव शरीर के किस अंग में या किस भाग में कार्बोहाइड्रेट किस में रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा। किस में रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा। तो ये कहां रहेगा? आपके लीवर में। ओके, और आपके मसल्स यानी मांसपेशियों में। ठीक है, कहां रहेगा? लीवर में रहेगा और मांसपेशियों में रहेगा। कौन? ग्लाइकोजन के रूप में। कहने का मतलब हमारे रुधिर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है और यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन को हम जंतु कोशिकाओं का संचित भोजन कहते हैं। ओके, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल। अब यार देखिए यहाँ पे ग्लूकोज भी है, यहां भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो यहां पे क्या होगा आपका? जो वसा बनेगी, मैंने कहा ना कि मानव शरीर में जो वसा होती है किस रूप में रहती है? ग्लिसरॉल के रूप में रहती है। तो यहां पे क्या होगा? ग्लिसरॉल से बनेगी और वसीय अम्ल से बनेगी। किससे बनेगी? ग्लिसरॉल से और वसीय अम्लों से बनेगी। कौन? आपकी वसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा होती है? देखिए पूछ रहा है कि इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा होती है। यहां पे ऑप्शन दिया है गन्ना, शहद, दूध और नारंगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो गन्ना है, गन्ने में कौन शर्करा होती है? गन्ने में शर्करा, गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। दूध में लैक्टोज होगा,
दूध में लैक्टोज होगा, शहद में आपका फ्रक्टोज होगा, शहद में क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, और गन्ने में आपका सुक्रोज होगा, ठीक है। और नारंगी, नारंगी तो आपका क्या है, विटामिन सी है, क्या है ये, विटामिन सी है। तो यहां पे गन्ने में क्या रहेगा, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। अब देखो यहां पे सेलुलोज दिया है, स्टार्च दिया है, ग्लूकोज दिया है और सुक्रोज दिया है। तो यहां पर देखिए पूछ रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। अब देखिए आप जानिए पहले कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। इन्हें सेकेराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड, या पॉली को ही हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो शर्करा होती है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु होता है, डाई वो होती है जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, पॉली में ग्लूकोज के कई अणु होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए सेलुलोज है, ये क्या करता है, ये पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। स्टार्च जो है क्या, पौधों का संचित भोजन है, पादप कोशिकाओं का संचित भोजन है। ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, ग्लूकोज का एक ही अणु रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, जबकि सेल्यूलोज और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ग्लूकोज आपका आंसर है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, सेल्यूलोज और स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, जबकि सुक्रोज क्या है यार, डाइसेकेराइड है। ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड वो सेकेराइड्स होती हैं जिनसे हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप 2 केला खाए लें, 2 केला अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना, शरीर, तो शरीर में क्या, कोशिकाओं को क्या चाहिए, जो कोशिकाओं को ईंधन मिलता है वो किस रूप में मिलता है, वो मिलता है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन भी आता है कि मानव शरीर का कोशिकीय ईंधन है, सेलुलर फ्यूल, तो क्या बोलेंगे इसे, ग्लूकोज बोलेंगे। तो ग्लूकोज हुआ और फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ऐसे सेकेराइड्स हैं जो क्या होते हैं, मोनो होते हैं, और इन दोनों के सेवन से हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बाकी जो डाइसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनको अगर हम लेते हैं तो इनसे हमको तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं पहले वो डाइसेकेराइड्स में टूटेगा, फिर वो डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में टूटेगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, हमारी कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड के रूप में ही ऊर्जा ग्रहण करती हैं, अदरवाइज किसी रूप में नहीं। और मानव शरीर सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ही ऊर्जा ग्रहण करता है। इसको आपको बता दें हम पहले, देखिए यहां पे आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी अगर, तो आप जानते हैं आपके अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, और यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है क्या करता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा है, माने जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है ग्लूकोज की, उसको लीवर के द्वारा क्या करता है, लीवर के द्वारा सेव करा लेता है। क्या करता है, लीवर सेव करता है, और इसे लीवर सेव करेगा किस रूप में, तो जो लीवर सेव करेगा इसे, तो ग्लाइकोजन के रूप में सेव करेगा, नॉट ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है।
तो लीवर जो है जो रुधिर का अतिरिक्त ग्लूकोज है उसे क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में सेव करेगा। और यह काम कौन करता है, इंसुलिन के साथ एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है हार्मोन का ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, ठीक। तो ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दोनों हार्मोन कहां से निकलते हैं, अग्न्याशय से निकलते हैं, अग्न्याशय, ठीक है। कहां से निकलते हैं, अग्न्याशय से निकलते हैं, ठीक है। और कहां से निकलते हैं अग्न्याशय में, अग्न्याशय में कहां से निकलते हैं, तो अग्न्याशय में लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से निकलते हैं, ठीक है। तो ये अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की दीपिकाओं में पाए जाते हैं कौन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का एक ही काम है कि इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए कोशिकाओं को प्रेरित करता है। लेकिन जो ग्लूकेगॉन है क्या करेगा, ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी रुधिर में ग्लूकोज अगर बढ़ जाएगी तो लीवर के द्वारा इसे सेव करा देगा। अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी तो वापस जो ये ग्लाइकोजन सेव किया है लीवर, क्या करेगा, इसको वापस लीवर इसे क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी कोशिकाएं बिना ग्लूकोज के ऊर्जा ग्रहण नहीं करती। किस रूप में करेंगी, ग्लूकोज के रूप में ही करेंगी। तो इसलिए लीवर का काम अगर देख लें हम लोग, तो लीवर जो होता है, लीवर को शरीर का फूड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड बैंक कहते हैं, ओके। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ओके। और फिर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये ध्यान दे, ये कब करेगा, जब रुधिर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और ये कब करेगा, जब रुधिर में ग्लूकोज घट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कौन करता है, आपका ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन होता है। तो यहां पर क्या आपका आंसर होगा, ग्लूकोज, ठीक है। चलो, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या पूछ रहा है वो, 15, 22, 4 या 10। देखो अमीनो अम्ल कितने होते हैं, अमीनो अम्ल लगभग 20 होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, लगभग 20 होते हैं। उनमें से क्या है, अनिवार्य कितने होते हैं, अनिवार्य 10 होते हैं। कितने होते हैं, अनिवार्य 10 होते हैं, ओके। अनिवार्य कितने होते हैं, 10 होते हैं, क्लियर। तो मानव शरीर में क्या है, अमीनो अम्ल क्या करते हैं, अमीनो अम्ल ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के रूप में होते हैं, मतलब सॉरी, प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होते हैं हमें। और ये क्या करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं की रिपेयरिंग करते हैं, ओके। क्या करते हैं, कोशिकाओं की रिपेयरिंग करेंगे। हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है ना हड्डियों में, मांसपेशियों में, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, एमिनो अम्ल। अब चूंकि एमिनो अम्ल हमें कैसे प्राप्त होते हैं, प्रोटीन के माध्यम से। तो ये कैसे प्राप्त होते हैं, हमें प्रोटीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अनिवार्य जो एमिनो अम्ल शरीर के लिए होंगे कौन से होंगे, 10 होंगे, ओके। इनमें कुछ महत्वपूर्ण है, बता, जैसे आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन, ये सब क्या है, इसी 10 में आते हैं, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से क्या हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, निकोटीनिक अम्ल है क्या। निकोटीनिक अम्ल, मैंने आपको मैंने आपको पढ़ाया विटामिन, तो मैंने यहां बताया कि निकोटीनिक अम्ल क्या है। मैंने आपको बताया कि निकोटीनिक अम्ल क्या है, ठीक है। निकोटीनिक अम्ल जो है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना कि पाल है ना, पाल जी निकोटीन का सेवन करते हैं, यानी विटामिन B3। क्या है, विटामिन
B3। तो पूछ रहा है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहां पे देखिए जो बेरी बेरी है, तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, वेरी बेरी थैंक यू। तो मतलब बेरी बेरी कैसे होगा, थैंक यू यानी थायमिन की कमी से। थायमिन क्या है, विटामिन B1 है, तो ये तो होगा नहीं। पेलाग्रा, नए पड़ोसी पाल जी, तो यही है क्या, बी। क्या बी आपका सही उत्तर है। स्कर्वी, विटामिन सी, एनीमिया, विटामिन B6 कह लीजिए, विटामिन B9 कह लीजिए। तो यहां पे क्या होगा, पेलाग्रा जो होता है ये क्या है, निकोटीनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है, यानी विटामिन B3 कमी से होने वाला रोग है क्या आपका पेलाग्रा। क्या होता है इसमें, इसमें आपकी जीभ, आपके ओठ कैसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चर्मदाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चर्मदाह। मतलब क्या, त्वचा का जल जाना। त्वचा कैसी हो जाएगी, जैसे जली हुई त्वचा लगती है पेलाग्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया इसको आपको। हमारे रुधिर यानी हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है ग्लैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या ग्लूकोज के रूप में। तो जान लीजिए रुधिर की जो शर्करा होती है, रुधिर की शर्करा, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज रुधिर की शर्करा है। सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा है। सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा है। ठीक है, रुधिर जो है, सॉरी ग्लूकोज रुधिर की शर्करा है, ठीक, और सुक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा है। ओके तो यहां लैक्टोज दूध की शर्करा है, और गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज भी क्या है, अनाज की शर्करा। माल्टोज होती है ना, माल्टोज, गैलेक्टोज, तो ये सब शर्कराएं हैं। ठीक है, तो हमारे रुधिर में कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है। ओके, ग्लूकोज, आप ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज हमें कैसे प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट। भाई क्या है, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है यार। अभी देखो आपको बता दूं, जिस वर्ड के अंत में OSE आए, OSE, उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कैसे, ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है ना, यहां पे OSE है, यहां पे OSE है। तो जिस वर्ड के अंत में OSE आया क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होगा। इन्हें शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठी होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कितना क्वेश्चन है, 23 है, 24, 25, 26, 27, अच्छा 27 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ये तो करा ही दिया मैंने। इनमें से कौन सा पदार्थ, सॉरी, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, सैकरीन। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है लेकिन फिर भी शर्करा नहीं है। चलिए फटाफट इसको बताइए आप लोग, कौन सा पदार्थ जो है मीठा है लेकिन फिर शर्करा नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग शुगर फ्री लेते हैं ना, शुगर फ्री, तो यहां पे देखिए ग्लूकोज, ये भी शुगर है। प्रोटीन, प्रोटीन स्वाद में मीठा रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। स्टार्च, ये भी शर्करा है, लेकिन स्वाद में कैसे, ये दोनों क्या है, स्टार्च भी मीठा है, ग्लूकोज भी मीठा है, लेकिन सैकरीन क्या है, स्वाद मीठा तो है लेकिन क्या है, शर्करा नहीं है। ये क्या है, ये कृत्रिम शुगर है। क्या है, ये कृत्रिम शर्करा है। ठीक है, जो हम लोग शुगर फ्री लेते हैं ना, वो क्या है, जो हम लोग शुगर फ्री लेते हैं वो क्या है, आपका कृत्रिम शर्करा के रूप में है। क्या वो सैकरीन है, क्या है वो सैकरीन है। ओके चलो
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? मायोग्लोबिन, स्टार्च, एमिनो अम्ल, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, जरा चेक करिएगा इसको अच्छे से। चलिए देखिए ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज रुधिर की शर्करा है, सुक्रोज गन्ने की शर्करा है, माल्टोज अनाज की शर्करा है। लेकिन मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन तो पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है यार। मायोग्लोबिन क्या है? पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। स्टार्च क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या है? ये पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन है। क्या है ये? अमीनो अम्ल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी क्या है? आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो यहां पे क्या पूछना है? कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी का पदार्थ कौन सा है? तो क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। क्या है? स्टार्च पादप कोशिकाओं की संचित शर्करा है। क्या है? पादप कोशिकाओं की संचित शर्करा है। ओके मेरे दोस्तों, क्या है स्टार्च? पादप कोशिकाओं की संचित शर्करा है। ठीक है, चलो 21 देख लेते हैं फटाफट। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पौधे के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पौधे के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन बदलने से, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, या मुख गुहा है ये, मुख गुहा में लार के श्रावण से। ठीक, तो मानव शरीर में मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पौधे के कहां से होती है? तो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर ग्लोबिन में बदलेगा तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बदलेगा तो क्या होगा? वो तो रुधिर पे प्रभाव पड़ेगा। ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में बदलेगा तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी। भाई मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में होती है ना। सॉरी, ऊर्जा कैसे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ऊर्जा हमें ग्लूकोज, अरे बाप रे, ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? ग्लूकोज के द्वारा प्राप्त होती है हमें। ठीक, और किसमें संचित करते हैं? लीवर के, लीवर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, तो जब शरीर में ऊर्जा कमी होती है तो क्या होता है? लीवर जो ग्लाइकोजन सेव किया है उसे क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर क्या पूछ रहा है? लार के श्रावण से। तो जल की प्राप्ति कहां होगी? लार के श्रावण से तो एंजाइम निकलेगा और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वो टूटेगा। तो यहां पे क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें जल की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जल की प्राप्ति होती है। कैसे? ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? हमें H2 बनेगा। श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या होता है? क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है श्वसन की क्रिया में। ठीक है, देखिए उसमें कैसे देखेंगे हम लोग? C6H12O6 प्लस 6O2, क्या 6O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस इसमें ऊर्जा निकलती 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कितना निकलती है? 673 किलो कैलोरी। यहां पे देखो समीकरण बैलेंस कर लेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन यहां पे, 6 दूनी 12, 12 6 18 ऑक्सीजन।
यहाँ देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन। अगर समीकरण में ऑक्सीजन बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जल की प्राप्ति पूछ रहा है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, हमें जल की प्राप्ति होगी। यहाँ पे तो जल बन रहा है ना, तो यही है आपका। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो 22, किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता, मतलब क्या, एनीमिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एनीमिया होता है। विटामिन B12, विटामिन B6, फॉलिक अम्ल, या ये सब है, ये सब। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको परसों पढ़ाया था विटामिन में कि विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों क्या है, ये तीनों ब्लड विटामिन है। क्या है, ये तीनों ब्लड विटामिन है। तो यहां पे B12 भी दिया है, B6 भी दिया है, और फॉलिक अम्ल क्या है, फॉलिक अम्ल क्या है, विटामिन B9 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा उत्तर आपका, ये सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन क्या है, विटामिन B12, B9 और B6 के में से क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से रोग सुमेलित नहीं है? अब यहां पे क्या मैच करने के लिए कह रहा है कि कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो सही से सुमेलित नहीं है। देखो, कैल्सीफेरॉल, अस्थिर उग्रता, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालमीन, संभातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन, बेरी बेरी। ठीक है, देखते जाओ फटाफट आप लोग। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी है। क्या है ये, विटामिन डी। नियासिन क्या है, विटामिन B3 है। कोबालमीन क्या है, साइनोकोबालमीन, विटामिन B12 है। और राइबोफ्लेविन क्या है, 2 किलो फ्लावर, यही बताया था मैंने, राइबोफ्लेविन। ये क्या है, विटामिन B2 है। क्या है, विटामिन B2 है। ठीक है, अब देखो विटामिन डी के शरीर, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी हड्डियों में समस्या होगी, यानी ये सही है। विटामिन B3 होगा, पेलाग्रा, हमारे नए पड़ोसी पाल जी, ये भी सही है। कोबालमीन, कोबालमीन, साइना ने B12 से कोबाल्ट खरीदा, साइना ने B12 से कोबाल्ट खरीदा, तो ये भी सही है, यानी यहां पे एनीमिया होगा। अभी तो बताया मैंने, B6, B9 और B12 क्या है, तीनों कमी होगी तो क्या होगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है ना, रक्ताल्पता। लेकिन राइबोफ्लेविन क्या है, 2 किलो फ्लावर, 2 किलो, किलो मतलब क्या, किलोसिस, क्या होगा, किलोसिस होगा। यहां पे बेरी बेरी नहीं होगा। तो ठीक है, आपका क्या आंसर है, गलत आंसर यही है। जो राइबोफ्लेविन है इसे क्या होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। क्या होता है, किलोसिस होता है। ठीक है, और जो बेरी बेरी होता है वो किससे होता है, वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक, तो यहां पर जो दिया है आपका राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन कमी से बेरी बेरी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि किलोसिस होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका ये मैच नहीं है। 24, चलो यहां पे देख लेते हैं। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में, ऊन में, रक्त में, अंडों में। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन, अब देखिए क्रिएटिन प्रोटीन होती क्या है। क्रिएटिन प्रोटीन जो अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन है, क्या है आपकी, ये आपकी एक डेड प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, मृत प्रोटीन होती है। मृत प्रोटीन है, कहां पे होती है, आपकी त्वचा के उपचर्म में होती है। ठीक है, नाखून में होती है, बाल में होती है, ठीक, पशुओं के सींग में होती है, पशुओं के खूर में होती है। तो
तो यहाँ पे देखिए ऊन में कोई आपका त्वचा है, नाखून है, बाल है, नहीं है। रक्त में कुछ है, नहीं है। अंडों में है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका क्रिएटिन प्रोटीन है कहां मिलती है, आपके चर्म में, यानी आपके चमड़े में। कहां है, आपके स्किन के ऊपरी भाग में, जहां पे आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, यानी वाह्य कला ऊतक। कौन सा ऊतक होता है, वाह्य कला ऊतक होता है उसे। इसी वाह्य कला ऊतक में आप देखते होंगे एडिपोज टिश्यू होता है, जो क्या करता है, जो वसा का भंडारण करता है और ठंडी से बचाव करता है, यानी आपका तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन क्या है, एक मृत प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन है, एक डेड प्रोटीन है। इसीलिए आप देखते हैं नाखून काटने पर, बाल काटने पर हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। ठीक है, चलो 25 कह रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। ये क्वेश्चन आपको पहले अभी आज ही मैंने बताया, आपको भी एक्सप्लेन, क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में सेव हो जाता है। तो कहां सेव होता है, आमाशय में सेव होता है, कि यहां पे जो वकृत लिखा है ना, वकृत गलत है, ये क्या होगा आपका, यकृत होगा। क्या होगा आपका, यकृत होगा। तो यकृत में सेव होता है, अग्नाशय में सेव होता है, या पित्त में सेव होता है। किस में सेव होता है, पित्त में। देखिए आमाशय में तो आपका HCl होता है, और HCl क्या करता है, HCl जठर रस में होता है। कहां होता है, आमाशय से जठर रस का स्रावण होता है, उस जठर रस में HCl होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, HCl भोजन को पचाने में सहायक होता है, यानी भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो आमाशय में जठर रस होता है, और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, ठीक है। तो यहां पर देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अब अग्नाशय क्या है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। क्या करता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। पित्त कहां होता है, पित्त होता है कहां, पित्तरस में होता है। पित्तरस क्या करता है, पित्तरस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। लेकिन आपके यकृत में क्या होता है, यकृत में जो ग्लूकोज है रुधिर की अतिरिक्त वाली, वो किसमें सेव होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत कोशिकाएं रुधिर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रिजर्व कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं। और जब इमरजेंसी में हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाता, ऊर्जा की कमी होती है, तो क्या करती है वो वापस उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें रिलीज कर देती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, यकृत को शरीर का फूड बैंक कहते हैं। ठीक है, चलो निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। अब देखो पूछ रहा, ध्यान देना। विटामिन B1 बेरी बेरी थैंक यू, विटामिन B2 2 किलो फ्लावर, विटामिन B6 की पारो मेरे सपने में आई, ये भी नहीं होगा। विटामिन B12 साइना ने कोबाल्ट खरीदा, तो B12 क्या है, साइनो कोबालामीन है। क्या है ये, साइनो कोबालामीन है, सॉरी साइनो कोबालामीन है। तो कहां पे होगा विटामिन B12, विटामिन B12 कहां पे होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट कहां रहेगा, विटामिन B12 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27, ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो देखो हमारे शरीर में जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वे हार्मोन का निर्माण करती हैं। एंजाइम जो बहिःस्रावी ग्रंथियां, जैसे आपकी लीवर हो गई, जैसे आपका अग्नाशय हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहिःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। क्या करती हैं, एंजाइम का निर्माण करती हैं। प्रोटीन का भी शरीर में निर्माण होता है, लेकिन क्या विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं, विटामिन को हम क्या करते हैं, विटामिन को हम बाह्य स्रोत से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन को हम बाह्य स्रोत से ग्रहण करते हैं। क्लियर।
तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, और विटामिन ए क्या है, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा। ओके, तो चलो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे हम। आपका मानव पोषण और विटामिन क्वेश्चन हो गए हैं। अब कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के, ऐसे ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन से बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को शुक्रिया। जय हिंद।